बाय एन ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर हो जो ये चीज डिटेक्ट कर सकता है कि इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक अप्रोच है ये समझने के लिए कि हमारी जो ह्यूमन थिंकिंग है वो कैसे होती है। तो थिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को समझना बहुत जरूरी है। और जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए मेन फोकस उनका यही रहता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कि किस तरीके से थिंकिंग लर्निंग प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड किया जाए, किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, कैसे उसको लर्न करते हैं, कैसे उसको रिटेन करते हैं इतनी देर तक, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मेमोरी के बारे में पढ़ा। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के लिए एक स्टडी एरिया है जिसमें वो ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और इसमें नाइजर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर रहे हैं कॉग्निशन साइकोलॉजी में, जिन्होंने ये बोला था कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एनकोड स्ट्रक्चर स्टोर रिट्रीव और यूज अदरवाइज लर्न नॉलेज। इन्होंने डिफाइन किया था कॉग्निशन को कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें एनकोड कैसे करी जाती है इन्फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टोर कैसे की जाती है, रिट्रीव कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं नॉलेज को। तो नॉलेज को किस तरीके से हम टोटली यूज कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऐसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जिसके जो सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं जिसके ऊपर एग्री करते हैं। सारे जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, वैसे तो सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका जनरल एग्रीमेंट है साइकोलॉजिस्ट का जिनके ऊपर। और वो प्रिंसिपल्स क्या है वो हम देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि एजम्पशन ऑफ अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। ये एज्यूम करना कि हमारे मेंटल सिस्टम की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम इज कंस्ट्रेंड। मतलब कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम एक बार में प्रोसेस कर पाएंगे वो चीज लिमिटेड है। बॉटल नेक्स फॉर्म हो जाते हैं। बॉटल नेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो बॉटल होती है उसका नेक छोटा होता है, तो अगर आप उसमें ज्यादा चीजें डालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे वो चीजें फंस जाएंगी। ऐसे ही हमारे माइंड में भी बॉटल नेक्स फॉर्म हो जाते हैं अगर हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करें। और उस ओवरफ्लो से बचने के लिए हमें जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन वन एट अ टाइम कोई भी चीज हमारे माइंड में जाए। तो प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन में बॉटल नेक्स फॉर्म हो जाते हैं, जिससे ये पहला एजम्पशन होता है कि हमारे मेंटल सिस्टम की कैपेसिटी थोड़ी सी लिमिटेड है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, सेकंड प्रिंसिपल इज दैट अ कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ओवरसी द एनकोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जितने भी प्रोसेस ये बोल रहे हैं यहाँ पे, एनकोडिंग मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन समझ के अपनी उसको अपने तरीके से चेंज करता है, वो हो गया एनकोडिंग। ट्रांसफॉर्मेशन उसको ट्रांसफॉर्म करता है आगे, प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज रिट्रीवल करता है, यूटिलाइज करता है। तो सेकंड प्रिंसिपल ये कह रहा है कि इन सारी चीजों के लिए प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। और कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को एनकोड करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, रिट्रीव करेगा। दैट इज नॉट ऑल द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज अवेलेबल। एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है हमारे मेंटल सिस्टम में जो ये सारे काम करता है। जैसे ऑफिस में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं अलग अलग ब्रांच, जैसे ऑफिस में अलग अलग पोजीशंस होती हैं। कोई मैनेजर होता है जो मैनेज करता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स वाला होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करता है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो एग्जीक्यूट कराता है चीजों को, कोई होता है जो प्लान करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं ऑफिस में, बहुत अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे ये बोल रहे हैं कि हमारे माइंड में भी कुछ ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसको एग्जीक्यूशन का काम जिसको मिला हुआ है, और वो ये काम करता है जो ये कंट्रोल मैकेनिज्म की जो बात कर रहे थे ऊपर, वो ये वाला पार्ट है माइंड का, एग्जीक्यूशन फंक्शन जो करता है। मतलब किस तरीके से नई इन्फॉर्मेशन एनकोड करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, प्रोसेस करनी है, स्टोर करनी है, ये सारे काम वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो वाला पार्ट करता है माइंड का, जिसके लिए उसको बनाया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है इसमें, थर्ड प्रिंसिपल, that there is a two way flow of information as we try to make sense of the world। दो वे फ्लो, टू वे फ्लो मतलब कैसे है, एक ये है कि जो हमारे को नॉलेज पहले से है हम उसको यूज कर रहे हैं नई चीजों को समझने के लिए। दूसरा टू वे में दूसरा वे ये है कि हम नई चीजों को अपनी नॉलेज में स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि हमने टॉप अप प्रोसेसिंग और टॉप बॉटम प्रोसेसिंग, ये दो चीजें, कल मैंने टॉप बॉटम के बारे में भी, टॉप डाउन के बारे में भी बात की थी। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते रहते हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती रहती है, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग। जैसे अगर आप अभी ये पढ़ रहे हो तो ये आपकी बॉटम अप प्रोसेसिंग हो रही है, आपकी सेंसेस के थ्रू। सेंसेस कौन सी यूज हो रही है, आपकी आईज यूज हो रही है, आपके ईयर्स यूज हो रहे हैं, तो आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जा रही है, स्टोर हो रही है, वो हो गया बॉटम अप प्रोसेसिंग। दूसरी टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन वी हैव स्टोर्ड इन द मेमोरी इन अ डायनामिक प्रोसेस एज वी कंस्ट्रक्ट मीनिंग अबाउट द एनवायरमेंट। और बाकी ये है कि आपकी जो बेसिक नॉलेज जो आपके ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन, उसको यूज करके आप नई चीजों के बारे, नई चीजों का मीनिंग समझने की कोशिश करते हो, वो हो गई टॉप डाउन। तो टॉप डाउन का मतलब है जो चीजें आपकी ऑलरेडी उसमें स्टोर्ड है, आपके मेंटल सिस्टम में जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, उसको यूज करके आप नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये हो गई टॉप डाउन। और अगर आप डायरेक्टली कोई नई चीज पढ़ रहे हो और उसको अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हो गई बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से टू वे हो गया ना, टू वे, दोनों डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लोट करती है, टू वे हो गया। जैसे इन्होंने उसको उससे कंपेयर किया हुआ है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से कंपेयर किया हुआ है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, कोई स्पेसिफिक चीज से जनरल कंक्लूजन में हम जाते हैं। डिडक्टिव में क्या है, जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम निकालते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है, उससे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। फिर चौथा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, fourth principle generally accepted by cognitive psychologists is that human organism has been genetically prepared to process
एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक। हमारे अंदर जेनेटिकली इस तरह की चीज है कि हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब हमारे जीन्स में ही इस तरह की कुछ ना कुछ इस तरह की वायरिंग हो रखी है, इस तरह का ब्लूप्रिंट है हमारे जीन्स में, जो हमें हेल्प करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करने में। ये चीज इनको कैसे पता चली कि जेनेटिकली होता है, बाद में नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा। जैसे एक ह्यूमन इन्फेंट है, वो ज्यादातर ह्यूमन फेस की तरफ ही देखना पसंद करता है। अगर आपके उसके सामने एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख दोगे और एक पर्सन को खड़ा कर दोगे, तो जो इन्फेंट होगा वो उस पर्सन के फेस को देखता रहेगा ज्यादा देर तक, ना कि चीजों की तरफ देखेगा। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है ह्यूमन इन्फेंट्स के अंदर, चाहे वो इन्फेंट कहीं के भी हो, छोटे बच्चे कहीं के भी रहने वाले हो, जब वो छोटे होते हैं तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे शुरू में वो कूइंग करते हैं, फिर वो बैबलिंग करते हैं, फिर वो टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। तो वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है ना, वो सबकी सेम है, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहा हो बच्चा, चाहे वो अर्बन एरिया में रह रहा हो, चाहे वो बच्चा एशियन कल्चर का हो, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर का हो। बोलेगा वो अपनी लैंग्वेज ही बाद में, लेकिन शुरू में वो भी शुरुआत किससे करेगा? बैबलिंग से करेगा, कूइंग से करेगा, फिर टेलीग्राफिक स्पीच बोलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर जेनेटिकली कुछ चीजें पहले से ही प्रेजेंट हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि हमारे कॉग्निशन के अंदर ये चीजें पहले से ही हैं। फिर आता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग और मेमोरी से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि मेमोरी एक मेजर एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जिसके ऊपर रिसर्च चलती ही रहती है। किस तरीके से मेमोरी को हम और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से मेमोरी को हम अपनी और स्टेबल कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ रिसर्च तो इसके ऊपर चलती रहती है। So there is a widespread consensus on several aspects of information processing. However, there are many dissension in reference to specific on how brain actually code और manipulate. तो यहाँ पे ये इस चीज की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा ब्रेन एनकोड करता है चीजों को, कैसे मैनिपुलेट करता है। ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा वाइड एक वो हो रखी है, एक कहते कंसेंसस हो रखी है। कंसेंसस मतलब बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो एग्री करते हैं कि हमारा माइंड पर्टिकुलर इस तरीके से ही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। अब जैसे यहाँ पे स्केचटर और टल्विंग क्या कह रहे हैं कि मेमोरी सिस्टम डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेन मैकेनिज्म, द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इट प्रोसेसेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा मेमोरी सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं, वो किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और कौन से प्रिंसिपल्स उसमें यूज हो रहे हैं उसके ऑपरेशन में। तो दिस सजेस्ट दैट मेमोरी इज कंबाइंड टोटल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस। तो यहां से ये पता चलता है कि हमारी जो मेमोरी है वो एक मेंटल एक्सपीरियंसेस का कंबाइंड टोटल है। हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारी मेमोरी बनती है। मेमोरी इज अ बिल्ट स्टोर दैट मस्ट बी एक्सेस्ड इन सम वे इन ऑर्डर टू इफेक्टिव रिकॉल। तो एक स्टोर की तरह है मेमोरी, जहां पे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंसेस के थ्रू आ जाती है, लेकिन वहां स्टोर में हमें बार बार जाना जरूरी है ताकि हम चीजों को रिकॉल कर सके, अदरवाइज वो वहां से लॉस्ट हो जाएंगी। तो ये तो कहना था स्कैटर और टल्विंग का। उसके बाद एलियस स्मिथ क्या कहते हैं? एलियस स्मिथ डिफाइन करते हैं कि मेमोरी जो है एक जनरल एबिलिटी है that enables us to interpret the perceptual world to help organize responses to changes that take place in the world. तो मेमोरी हमको हेल्प करती है हमारे आसपास की चीजों को समझने में, हमारी परसेप्शन को ऑर्गेनाइज होने में, हमारे रिस्पॉन्सेज को ऑर्गेनाइज होने में, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में मेमोरी हमारी हेल्प करती है। It is implied by this definition that there must be a tangible structure in which to incorporate new stimuli into a memory. The form of structure has been source of much debate. अब ये यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की ऊपर इशारा कर रही है इनकी डेफिनेशन, कि कोई एक ऐसा टेंजिबल स्ट्रक्चर है जो हमारी मेमोरी में है, जो हमें हेल्प करता है स्टिमुलाई को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अभी इसके ऊपर काफी डिबेट चलती है कि कोई मेमोरी एक्चुअली में कोई टेंजिबल स्ट्रक्चर है या ये भी एक तरीके से कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देयर आर मेनी थ्योरीज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूट बोथ मेमोरी स्ट्रक्चर एंड नॉलेज यूनिट। अब इनके ऊपर तो बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं कि मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसा है और नॉलेज यूनिट वगैरह कैसे हमारी मेमोरी में नॉलेज स्टोर होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो है विन एंड Snyder. Wynne and Snyder attributed the idea that memory is organized into structures to the work of Sir Frederick Charles Bartlett. अच्छा, इन्होंने बार्टलेट की बात करी है यहाँ पे। Bartlett works established two consistent patterns regarding recall. First, memory is inaccurate. Second, finding though brought about somewhat of a revolution in traditional thinking about memory. Bartlett suggested that the inaccuracy of memory is systematic. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बार्टलेट ने दो बहुत ही मेजर फाइंडिंग्स करी थी। पहली फाइंडिंग ये थी कि मेमोरी इनएक्यूरेट है, मतलब हमारी मेमोरी सही नहीं होती है हमेशा। दूसरी फाइंडिंग ये थी कि मेमोरी की जो इनएक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है। और वो आगे अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं। सिस्टमैटिक डिफरेंसेस मेक अलाउएबल द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनएक्यूरेसी एंड सजेशन लेड टू एन एंटायरली। अब सिस्टमैटिक है इसीलिए हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं। हमें पता है कि इनएक्यूरेसी कभी कभी नहीं होगी, सिस्टमैटिक है, एक प्रॉपर तरीका है इनएक्यूरेसी होने का, तो वो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। And this demonstrate that the knowledge units are also not simply stored and then left alone, but they are retained, manipulated and changed. मतलब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो इनएक्यूरेट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, कभी कभी हम जो चीजें याद करते हैं वो सही नहीं होती है, वो गलत भी होती है। उससे ये पता चलता है कि जो नॉलेज हमारे अंदर स्टोर्ड है वो चेंज होती रहती है। वो अगर जैसे उनको रिटेन करते हैं कभी तो वो मैनिपुलेट हो जाती है, कभी चेंज हो जाती है। तो जो नॉलेज हम स्टोर करते हैं वो चेंज होती रहती है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे ये इन्होंने बात करी है कि क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिसपे अपने अपने व्यूज हैं कुछ पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।